दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम देख रहे थे लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसका 6 चैप्टर तक हमने आपको करा दिया है। आज भारत का भूगोल सेकेंड पार्ट में देखेंगे 7 नंबर चैप्टर से, जो है भारत की जलवायु। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए। चलिए पढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु क्या दिया है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो मौसम क्या है? क्षणिक है, जो एक दिन या 2 दिन में या एक सप्ताह में बदल जाता है। परंतु जलवायु क्या है? वो क्षणिक नहीं है, उसमें बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। आगे हेडिंग दिया है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। देखते हैं स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक को। पहली हेडिंग अक्षांश। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंची तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग यानी शीतोष्णकटिबंध भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। सेकंड नंबर पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरीय ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये बोलते हैं कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को, ठंडी पवनों को हिमालय पर्वत रोकता है, जिससे ठंड का असर कम हो जाता है। नहीं तो साइबेरिया से आने वाली हवाएं हिमालय पर्वत को पार करके चली आती भारत में, जहाँ पे हमेशा ठंड पड़ता, लेकिन हिमालय पर्वत है तो रुक जाता है। आगे चलिए। समुद्र तल से ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जैसे आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे उच्चावच दिया है, देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून व जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम की पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा नंबर देखते हैं वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को निम्न 3 कारकों की क्रिया विधि को जानना आवश्यक है। 3 कारकों की क्रिया विधि को जानना आवश्यक है। कौन कौन सा है? वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण,
भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संगतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। थर्ड नंबर क्या है? शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। आगे, उपयुक्त तीनों कारकों का प्रभाव शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। ये जो भी कारक दिया हुआ है इनका प्रभाव शीत ऋतु में अलग तथा ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में प्रभाव दिया है। शीत ऋतु में देखते हैं, पहला धरातली वायुदाब तथा पवने। धरातली वायुदाब तथा पवने। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य व पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी एक संपूर्ण उत्तर पश्चिम व उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अगला 2 नंबर देखते हैं, जेट प्रभाव और ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किमी की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आगे 3 नंबर देखते हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या दिया है? पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। आगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव। नंबर 1, धरातली वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है,
उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। ITCTZ निम्न वायु दाब के क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। यही आर्द्र धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। सेकेंड नंबर देखते हैं, जेड प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेड प्रवाह 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। यह जेड प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेड प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर दिया है पूर्वी जेड प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखते हैं, पूर्वी जेड प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। आगे देखते हैं, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 सितंबर तक। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। क्या दिया है? ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। आगे दिया है, देखते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। आगे दिया है ITCZ के बारे में। देखते हैं ITCZ के बारे में क्या बताया गया है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखते हैं, विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं।
जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा मैंगो शॉवर कहते हैं। ये जो हवाओं के नाम दिया हुआ है, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम जिसे कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं, और दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा, ये इम्पॉर्टेंट है, हवाओं के नाम पूछ लेता है। जो बंगाल में चलती है उसका क्या नाम है, काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर, इस तरह से हवाएं जो है उनका नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत-रेखी पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। आगे अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवन तीन शाखाओं में बढ़ती हैं। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवन है वो तीन शाखाओं में बढ़ती हैं। देखते हैं। अरब सागर की एक शाखा को मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पर पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून बर्स्ट कहा जाता है जिसे। आगे देखते हैं। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से मध्य से दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे देखते हैं। यह गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। आगे अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। पंजाब हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। आगे देखते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहां स्थित मौसिम राम खासी पहाड़ी मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मौसिम राम जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का
लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। आगे देखते हैं, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण दिया हुआ है। देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में होता है 73.7%। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक होता है 13.3%। पूर्वी मानसून काल मार्च से मई तक होता है 10%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी में होता है 2.6%। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए कारक उत्तरदायी है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु का तट शुष्क रह जाता है, इसके लिए उत्तरदायी है। बंगाल की खाड़ी के से जो पवनें आती हैं वो पवनें समानांतर पड़ती हैं। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में आता है। आगे चलते हैं, मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सालों तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। यह विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है। बहुत सालों तक वर्षा नहीं हुई तो मानसून विच्छेद बोला जाता है। आगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र तट के समानांतर बहने लगे। जब हवाएं आर्द्र तट के समानांतर बहने लगे। आगे, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल पर निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। आगे देखते हैं, मानसून का निवर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। जैसे मानसून विक्षोभ क्या हो गया, सालों से वर्षा नहीं हुई तो मानसून विच्छेद कहते हैं। और मानसून निवर्तन किसे कहते हैं, जब मानसून पीछे हट जाना या लौट जाना तो मानसून का निवर्तन कहते हैं। आगे, सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अगस्त तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा करती है। लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु के तट पर। आगे चलते हैं, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। नोट क्या दिया हुआ है, भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिन होती है। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है, 100 से 120 दिन। आगे, भारत का जलवायु प्रदेश। तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। आगे, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की जलवायु है। नंबर 1 से देखते हैं,
उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। चार्ट दिया है, देखते हैं। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होती है: भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लावक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। आगे, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है जहां दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। आगे, कोपिंग की योजना के अनुसार भारत का जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, देखेंगे। कोपिंग की जलवायु के अनुसार भारत का जलवायु प्रदेश यहाँ दिया है। जलवायु के प्रकार और उसका क्षेत्र दिया है, कौन कौन सा जलवायु का प्रकार है, उसका क्षेत्र। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है जो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है, वहाँ कौन सी जलवायु है, AMW। आगे, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है, AW। BSHW दिया है, देखते हैं। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। आगे, DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ई ध्रुवीय प्रकार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ई ध्रुवीय प्रकार जलवायु का प्रकार है, उसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 2 नंबर हेडिंग दिया है शुष्क जलवायु, देखते हैं। यहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल होता है। शुष्कता कम हुई तो क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्कता अधिक हुई तो क्या बोलेंगे, मरुस्थल। आगे, शुष्क मरुस्थल। आगे चलते हैं, देखते हैं। गर्म जलवायु, यहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। आगे देखते हैं बर्फीली जलवायु के बारे में, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपिंग के जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकरों का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण यस को अर्ध मरुस्थल,
W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे यह पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन, W शुष्क शीत ऋतु, H शुष्क और गर्म, C 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और G गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 8 जलवायु। देखें हम लोग, अब अगला चैप्टर दिया है भारत की मृदाएं। भारत की मृदाएं देखते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। पहली, जलोढ़ मृदाएं, एलुवियल सॉइल। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बांगर एवं खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। पहला हमने जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल के बारे में देखा। अब देखेंगे काली मृदाएं ब्लैक सॉइल के बारे में। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे, कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती काली मिट्टी ब्लैक सॉइल कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। आगे, अतः इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी देखें। अब हम लोग लाल मृदाएं देखेंगे, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। आगे देखते हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिला, मेघालय की गारो खासी जयंतियों के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो ये जियोग्राफी बिना मैप के पढ़ना अधूरा ही लगता है।
मैप दिया होता तो ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। भूगोल पूरी मैप बेस्ड होती है। मैप देखकर पढ़ने में ज़्यादा आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। यहाँ तो मैप नहीं बनाया हुआ है, नहीं तो मैप में ही बता देते। आप लोग अलग से मैप देख लीजिएगा। जिस तरह से चैप्टर दिया हुआ है, भारत की मृदाएँ दी हुई हैं, तो मृदाओं का मैप खोल के, एटलस खोल के देखिएगा आप लोग। मृदाएँ कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं, ये आप लोग मैप में देख लीजिएगा, एटलस में। ये पढ़ने के बाद पढ़ते टाइम बुक जब लोग आप वीडियो देखते रहिएगा तो एक साइड एटलस रखे रहिएगा, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जियोग्राफी पूरी मैप बेस्ड ही होती है। आगे चलिए, लेटेराइट मृदाएँ, इसमें फैक्ट दिया हुआ है, फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मैप नहीं बनाया गया है। एक दो ठो कहीं कहीं पे बना दिया गया है। चलिए देखते हैं। लेटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखते हैं। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। आगे, सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिंग के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। आगे देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है लेटेराइट मृदा? मिट्टी चाय, लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए। ये पूछता है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम है, तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। इलायची के लिए भी लेटेराइट मिट्टी, चाय के लिए भी लेटेराइट मिट्टी। आगे, शुष्क मृदाएं। यह मृदा सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति से लवड़ी होती है। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है। आगे, नोट। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। आगे, इस मृदा की तली में कंकड़ों की परत चूना की मात्रा बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं अनुर्वर है, क्योंकि इनमें ह्यूमस एवं जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाली पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप में विकसित हुए हैं। आगे 6 नंबर देखते हैं। लवण मृदाएं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यह अनुर्वर होती है और इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इनमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन एवं चूने की।
आगे देखते हैं, नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। आगे चलते हैं। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में मिलती हैं। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। आगे, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण वहां की मृदाएं भी लवणीय हो जा रही हैं और मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। आगे 7 नंबर की मृदा देखते हैं, पीटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं, अनेक स्थानों पर क्षारीय। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के क्षेत्र भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। आगे 8 नंबर में वन मृदाएं दी हुई हैं, देखते हैं। वे मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पांसु होती हैं तथा ऊपरी ढालों पे मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय तथा ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाए जाने वाली मृदा उर्वर होती है। नोट दिया है, देखते हैं। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी। भारत की मृदाएं एक नज़र में देखते हैं, चार्ट में दिया हुआ है, एक नज़र में देखते हैं। मृदा क्षेत्र, प्रमुख फसलें और पोषक तत्व की प्रचुरता दी हुई है, देखते हैं। जलोढ़ मृदा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान इसका क्षेत्र है। इसमें फसल कौन सी होती है? धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन फसलें। पोषक तत्व पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है। नंबर 2, काली मृदा देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र। कौन सी फसल होती? कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं। पोटास एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है काली मृदा में। लैटेराइट मृदा देखते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा के पर्वत पदीय क्षेत्र में होती है। कौन कौन सी फसल होती है? चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता। लोहा, एल्यूमीनियम की प्रचुरता होती है लैटेराइट मृदा में। आगे लाल मृदा देखते हैं। संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर लाल मृदा का विस्तार है। कौन सी फसल होती है? मूंगफली, केला,
तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का। लौह तत्व की प्रचुरता होती है लाल मृदा में। मरुस्थलीय मृदा देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ फसलें उगती हैं मरुस्थलीय मृदा में। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज उगता है मरुस्थलीय मृदाओं में। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है मरुस्थलीय मृदा में। पर्वतीय मृदा में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मृदा है। सेब, नाशपाती, आलू उगता है। पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है पर्वतीय मृदा में। आगे देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता में कमी का क्या क्या कारण हो सकता है, दिया हुआ है। देखते हैं मिट्टी की उर्वरता में कमी का क्या क्या कारण है, देखते हैं। पोषक तत्वों का ह्रास, निक्षालन, भारी वर्षा के कारण अपर्दन, उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, कृषि भूमि का अति उपयोग, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। 5 कारण दिया है। आगे नोट दिया है, देखते हैं। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। जो हमने मिट्टियाँ पढ़ा भारतीय मिट्टियों, इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। सॉरी, थोड़ा थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रहा होगा, थोड़ी खांसी है, इसके वजह से क्षमा कीजिएगा। आगे देखते हैं, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। आगे भारत की कृषि देखेंगे, मृदाएं हमने पढ़ लिया, भारत की कृषि के बारे में दिया हुआ है। अगला चैप्टर है भारत की कृषि, देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। 51% भूमि पर क्या होता है, कृषि, और 4% भूमि पर भारत की चारागाह है, 21% भूमि पर वन है और 24% एक बड़ा भाग है जो बंजर है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, बिना उपयोग की वो भूमि है 24%। आगे देखते हैं, कृषि राज्य सूची का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। आगे देखते हैं, नोट दिया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। आगे, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। आगे, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है तथा चीन का द्वितीय स्थान है। एक नोट दिया है, देखते हैं। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 एक चार्ट में दिया हुआ है, कृषि विधियां देखते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादकता, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक हवा में पौधों को उगाना, इम्पॉर्टेंट है एरोपोनिक हवा में पौधों को उगाना, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। आगे देखते हैं, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।
भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे स्थानांतरित कृषि दी हुई है। स्थानांतरित कृषि दी गई है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम है जो स्थानांतरित कृषि हमारे यहाँ होती है, और विश्व में हर जगह पे होती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट भी है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भाग में झूमिंग कृषि जो होती है, स्थानांतरित कृषि उत्तर पूर्वी भाग में झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं, जायरे मसोले में बोलते हैं जायरे, थाईलैंड में तमराई बोलते हैं, हिमालय पट्टी में खील बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे बोलते हैं, उड़ीसा में ब्रिंगा या बारेंगा बोलते हैं। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। नोट दिया, हरित क्रांति आंदोलन में भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। नोट दिया है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। आगे, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। आगे, पोटेशियम उर्वरक की पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम स्थान पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। उलंग किस्म की जो चाय है वो ताइवान में पैदा होती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आगे, सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, रोबस्टा व लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। आगे, भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पी पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में
भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे, राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की खेती के लिए कर्नाटक का चिकमंगलूर प्रसिद्ध है। आगे, नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। अरहर तूर को लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर तूर को लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। आगे नोट दिया है, देखते हैं। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। अन्य भंडारण करते समय दोनों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट एक आवश्यक तत्व है। आगे देखते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। नंबर 1, रबी की फसल। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि। खरीफ की फसल देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल खरीफ की फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। आगे, यहाँ पे एक और चार्ट दिया हुआ था, शायद हम लोगों ने देखा नहीं, देख लेते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियां दी हुई हैं, देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से, फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से, बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से, मीठी क्रांति शहद उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से संबंधित है।
चलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पे एक और चार्ट को देखना है। फसलें देख लिए हम लोग। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है और उनका कहाँ मुख्यालय कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। आगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। आगे चलते हैं। आगे और 3 दिया देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। नोट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 30 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे प्रमुख फसलें दी हुई हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, कौन सी फसल पहली बार कहाँ पैदा की गई, दिया है, देखते हैं। धान भारत एवं इंडोनेशिया में जन्म स्थान है धान का। मक्का का मध्य अमेरिका में जन्म स्थान है। गेहूं का मध्य एशिया। तंबाकू का दक्षिण अमेरिका। रबड़ का दक्षिण अमेरिका ब्राजील। उड़द का भारत। मसूर का चीन। अमरूद का अमेरिका। टमाटर का मैक्सिको। बाजरा का अफ्रीका। आगे जौ का चीन। अरहर का अफ्रीका। सोयाबीन का चीन। मूंग का भारत। ज्वार का भारत। चाय का चीन। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चीन। कहवा का ब्राजील। आलू का पेरू। गन्ना का जन्म स्थान भारत है। हम लोगों ने देखा 9 नंबर चैप्टर तक। अब 10 नंबर चैप्टर भारत में सिंचाई दी हुई है, देखते हैं। 10 नंबर चैप्टर भारत में सिंचाई स्टार्ट करते हैं। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना एवं लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो। जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वृहद सिंचाई के अंतर्गत आती हैं। आगे मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 20,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि हो। आगे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो, उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है साधन और सिंचित भाग। कुआं से कितनी सिंचाई होती है? 55.9%। कुआं से सिंचाई होती है 55.9%। नलकूपों से सिंचाई कुआं व नलकूप से 55.9% होती है। नहर से होती है 31.4% सिंचाई। तालाब से होती है 6.1% और अन्य स्रोत से होती है 6.6% क्षेत्र। तो ये हमने देखा कितने परसेंट क्षेत्र नहर से होता है, कितना तालाब से होता है, कितना कुआं और नलकूप से होता है। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारत का कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 20.2% है
विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या क्या है? कुआं और नलकूप। आगे, देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में 18% पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6%। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। पहला स्थान है नलकूप व पंप सेट से तमिलनाडु का। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। यह गुजरात एवं दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। नोट में क्या दिया गया है? दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नोट, कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। आगे, मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। देखते हैं। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्ढा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि व हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरा होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगड्ढा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोचम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई। इस परियोजना में सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी का उपभोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबद्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। आगे चैप्टर दिया हुआ है भारत की प्राकृतिक वनस्पति।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है, जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, अछत वनस्पति कहलाते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 95% भाग और लक्षद्वीप है। नोट क्या दिया है, उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को 16 वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को 16 वन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर आदि। ये वन मसालों की बागानों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर उष्णकटिबंधीय आद्य पर्णपाती वन देखते हैं। यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन आदि। नोट देखते हैं। अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहाँ यह वन पाया जाता है। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ है तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि। अगला उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पढ़ेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। अगला, इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। आगे पर्वतीय वन देखते हैं। पर्वतीय वन के बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, वालन के पेड़ पाए जाते हैं। आगे नोट दिया हुआ है, देखते हैं। चिनार एवं वालन की लकड़ी कश्मीर,
हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। चिनार व वालंग की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। आगे, हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर वल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। आगे, 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। आगे देखते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं: पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना व बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे मैंग्रोव वन के बारे में दिया है, देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। तो डेल्टाई भाग में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में वन आवरण रिपोर्ट दिया गया है, देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित हुई थी? 1894 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार की गई थी और स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति 1952 में तैयार की गई थी। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता है। अब जो 2023 में नई रिपोर्ट आई है, भारत वन रिपोर्ट 2023, वो देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट 2023 अक्टूबर से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वनावरण एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। कुल वृक्षावरण 1,12,014.34 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। देश का कुल वनावरण 7,15,342.61 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। आगे वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वृक्षावरण एवं वनावरण 82,8,27,356.95 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।
वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, दिल्ली। आगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य हैं मिजोरम में 85.34%, मिजोरम 85.34%, अरुणाचल प्रदेश 78.67%, मेघालय 75.65%, मणिपुर 74.28% और नागालैंड 73.72% है। आगे न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य देखेंगे। हरियाणा 3.65%, पंजाब 3.67%, राजस्थान 4.84%, उत्तर प्रदेश 6.24% तथा गुजरात 7.65%। हमने अधिकतम वनावरण क्षेत्र देखा, न्यूनतम देखा। आगे देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य देखेंगे। लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%, अरुणाचल प्रदेश 78.67% तथा मेघालय 75.65%। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम एवं बिहार। आगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 संघ शासित क्षेत्र देखते हैं। लक्षद्वीप 91.33%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%, जम्मू एवं कश्मीर 39.07%, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 37.48%, चंडीगढ़ 21.93%। आगे वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जहां वृक्षावरण अधिकतम है। आगे वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं सिक्किम, मणिपुर एवं त्रिपुरा। आगे भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाला राज्य केरल एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं मिजोरम 88.03%, अरुणाचल प्रदेश 80.11%, मेघालय 71.76%। आगे वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव आवरण 4991.668 वर्ग किमी है जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किमी कम है। आगे वन रिपोर्ट दी गई है 2023 वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्यों की रिपोर्ट दी गई है। देखते हैं। राज्य का नाम दिया है 2021 की तुलना में वनावरण में परिवर्तन आया है कितने वर्ग किलोमीटर में वो दिया है। 2021 के आकलन की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। मिजोरम 241.73% से 1.3%, गुजरात 180.07% 1.21%, ओडिशा 151.89 2.29%, कर्नाटक 147.70 और इधर का 0.38%, केरल का 133.42 यहाँ पे 0.61% परिवर्तन आया है। आगे नोट देखते हैं। भारत में जनजातीय जिले 593 में 188 जिले जनगणना
2011 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% है। वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। आगे वनों के संरक्षण के बारे में दिया गया है। वन नीति तो हमने देख ली, राष्ट्रीय वन नीति जो नई वाली है 2023 की हमने देखा। आगे वन संरक्षण देखेंगे। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणी वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आगे इस वन नीति का निम्न उद्देश्य है। देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा का नियंत्रण। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी व वनावरण द्वारा वन आवरण का विस्तार। आगे वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग में लाना। आगे पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन सा है देखते हैं। खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, असम डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात के खंभात अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम के माकान में हुआ। अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। नोट, दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। आगे क्या दिया है देखते हैं। मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा 1976 में हुई। यह मुंबई से लगभग 176 किमी उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफार्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्करण शालाएं यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही हैं, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र तथा 1 संयुक्त क्षेत्र में है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, असम। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना। आगे लौ एस्क दिया है देखते हैं। उड़ीसा सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर एवं रायगढ़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली, गोवा। लौ एस्क के लिए और विश्व में लौ एस्क के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया व ब्राजील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में लौ एस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक है। चौथा झारखंड। आगे देखते हैं मैग्नीज। ओडिशा सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा।
कर्नाटक में शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड में सिंहभूमि एवं राजस्थान में बांसवाड़ा। मैग्नीज के प्रामाणिक भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैगजीम पैदा करके प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र 25% एवं ओडिशा 21% का है। कर्नाटक का चौथा स्थान है। आगे कोयला, झारखंड धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, उड़ीसा में दसगढ़ और तलचर, असम में माकूम, लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा, तेलंगाना में सिंगरेली, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामकुक क्षेत्र है। आगे कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे देखते हैं तांबा, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल। आगे भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। आगे देखते हैं बॉक्साइट, उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा एवं रत्नागिरी, राजस्थान में अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। देखते हैं भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य ओडिशा, कुल उत्पादन का 42%, झारखंड, गुजरात। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। अभ्रक देखते हैं आंध्र प्रदेश नेल्लौर जिला, झारखंड का पलामू, गुजरात में खेड़ा, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजस्थान। आगे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 2 राज्य है राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। आगे देखते हैं सोना, कर्नाटक में कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान, रामगिरी खान, अनंतपुर। तेलंगाना में वारंगल, नीलगिरी एवं सलेम। झारखंड में पूर्वी सिंहभूमि। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से किया जाता है। दूसरा स्थान झारखंड का है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। चौथा स्थान बिहार का है। नोट दिया है दक्षिण अफ्रीका में मैपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी 3.9 किमी है। आगे हीरा मध्य प्रदेश, मझगांवा खान, पन्ना जिला। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। जस्ता के बारे में देखते हैं राजस्थान में उदयपुर, ओडिशा, जम्मू कश्मीर। उत्पादन में द्वितीय स्थान। आगे राजस्थान उत्पादन में प्रथम
कि जवार खान जस्ता राजस्थान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यूरेनियम झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि, राजस्थान। झारखंड प्रथम स्थान पे है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। आगे मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। इसका सर्वाधिक भंडार 68%, इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है, जबकि उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। जबकि उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। आगे देखते हैं चांदी। राजस्थान का जवार खान, कर्नाटक का चित्रदुर्ग बेलारी, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा गुंटूर, झारखंड का संथाल परगना सिंहभूमि। आगे चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम एवं कर्नाटक द्वितीय स्थान पे है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। आगे थोरियम। राजस्थान में पाली, भीलवाड़ा और केरल। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। आगे क्रोमाइट। आगे क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा में, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। आगे टंगस्टन। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है। आगे देखते हैं सीसा। झारखंड और राजस्थान। भंडारण की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। आगे टीन। उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। भंडारण में इसका लगभग संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा खनिजों का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे, खनिज कौन सा खनिज कहाँ पे उसका प्राप्ति स्थान था, कहाँ से प्राप्त हो रहा था और उस खनिज के बारे में क्या विशेष बिंदु था, वो हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, मुख्यालय नागपुर, भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान एवं भू विज्ञान विभाग करते हैं। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। भारत के प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है कुद्रेमुख कर्नाटक में, बैलेडिला छत्तीसगढ़ में, नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर क्षेत्र उदयपुर राजस्थान, गुआ एवं चिड़िया खान पश्चिमी सिंहभूमि झारखंड में। आगे अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। आगे व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। नोट देखते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, किचड़ा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्यन बेसिन में पाए गए हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। आगे खनिज चैप्टर समाप्त हुआ आपका।
आगे भारत का उद्योग चैप्टर दिया है, भारत के उद्योग के बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग पहला दिया है, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। आगे, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड के स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। उद्योगपति जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। जमशेदजी ईरानी को क्या कहा जाता है? भारत का इस्पात पुरुष। आगे, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्र को इसमें मिला दिया गया। आगे देखते हैं। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। आगे देखते हैं। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। आगे, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। आगे, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में स्थापित कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय कौन कौन सा कारखाना स्थापित हुआ? 1956 से 1961 तक देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। आगे, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। आगे, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। नोट क्या दिया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। आगे, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र, हॉसपेट, बेल्लारी जिला कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आगे, एल्यूमीनियम उद्योग देखते हैं। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया था।
आगे देखते हैं। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवार, पश्चिम बंगाल के वेलूर व उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकेट, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी तमिलनाडु के मेट्टूर में स्थापित की गई। आगे भारत की प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनियां दी गई हैं। देखते हैं कौन सी कंपनी है, कौन सा सहायक देश है, प्रमुख केंद्र कहाँ है। बाल्को सोवियत संघ सहायक देश है। कोरबा एवं कोयना प्रमुख केंद्र है। नाल्को का सहायक देश फ्रांस है। दामनजोड़ी ओडिशा प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को का सहायक देश यूएसए है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को का कनाडा है। जम्मू कश्मीर नगर मुरी अलवार प्रमुख केंद्र है। माल्को का इटली है। चेन्नई मेट्टूर सलेम इसका प्रमुख केंद्र है। वेदांता का जर्मनी है। झारसुगुड़ा इसका प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं। एल्यूमीनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्यूमीनियम संयंत्र परिषद का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। आगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासाजी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। आगे सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। आगे पढ़ते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 1859 में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी। अब सूती वस्त्र का प्रकार दिया गया और प्रसिद्ध शहर दिया गया। तो मलमल प्रसिद्ध है ढाका के लिए, शीट प्रसिद्ध है मसूलीपट्टनम, केलिको कालीकट, सुनहरी जरी प्रसिद्ध है बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा। आगे नोट है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नोट में क्या दिया गया है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा।